नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जेएनयू भारत में शिक्षा की गंगोत्री अगर इसे कहें तो मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं लगती है। जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बीएचयू, इन तीनों का हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज टाइम में थे तो इन्हीं तीनों की चर्चा होती थी और हमारे सभी साथी जेएनयू में अगर कोई है तो सबसे ज्यादा प्राउड होता था जब वो फला जेएनयू में चला गया, एडमिशन हो गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या बीएचयू। लेकिन जेएनयू को पिछले 12 सालों में या जेएनयू की आभा को, उसकी प्रतिष्ठा को कितनी चोट पहुंचाई गई है और उस चोट की वजह से जब जब चोट पहुंचती है तो रिटेलिएशन तो होता ही है। उस चोट की वजह से जेएनयू के छात्र जिनकी मेधा पर भारत गर्व करता था, वो जेएनयू के छात्र सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करने और लाठियां खाने और जेल जाने, इसमें उलझ कर रह गए। आखिर ये नौबत क्यों आई है? एक खुशखबरी के साथ आज ये मैं कार्यक्रम लेकर के आया हूं। खुशखबरी ये है कि 14 हमारे नौजवान साथी छात्र, हमारे उनको हम जेन जी कहें, हम उनको अपना भाई बोले, अपनी बहनें बोले, बच्चे बोले, वो सब के सब तिहाड़ से बाहर आ गए। हालांकि तिहाड़ जब गए थे तब भी बड़े गंभीर सवाल थे। धनंजय मेरे साथ थे, पूर्व अध्यक्ष जेएनयू के, मेरे साथ बैठे थे और बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। आप लोगों ने देखा भी था उसको। उस चर्चा में भी हमने कुछ गंभीर सवाल उठाए थे कि आखिर जेएनयू का बेड़ा गर्क कौन कर रहा है, बंटाधार क्यों हो रहा है, क्या जेएनयू को संघ की शाखा में तब्दील करने की एक लंबी रणनीति का ये हिस्सा है जो हो रहा है। आज ये सब समझने के लिए बधाई के साथ, मैं पहले तो बधाई दूंगा अपने सभी इस नौजवानों को। इसके साथ ही मेरे साथ आज जेएनयू में लीगल जो है ना, इन बच्चों का, ये छात्रों का लीगल जो पार्ट है, उसको बड़ी शिद्दत से संभालने वाली छात्रा हैं सावी, हमारे साथ हैं। ये आयशा से भी जुड़ी हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, आयशा के लिए बड़े मतलब रणनीतिक रूप से भी और लीगल वाला हिस्सा मुख्य रूप से, जो मेरी जानकारी हुई जब हम बातचीत किए तो लीगल पार्ट को बहुत महत्वपूर्ण है जो वो देखती हैं ये, और लीगल की ही भूमिका है कि वो 14 जो है हमारे साथी सब बाहर हैं। तो सबसे पहले तो स्पेशल बधाई सावी आपको कि सारे साथी आपके बाहर आ गए हैं। आपके साथी क्या, वो हमारे देश के सब धरोहर हैं, ये आप सब जो है, तो उसके लिए बधाई। बधाई के साथ ये जो कानूनी लड़ाई, पहले तो मैं उसी पर आना चाहूंगा। मैं दर्शकों से बता दूं पहले हम इस पार्ट पे, कानूनी लड़ाई कैसे जीत करके यहां तक आए, आगे ये आंदोलन और तेज होगा, ये आहट मिल चुकी है। और मैं दावे से कहता हूं क्योंकि आंदोलन जायज मांगों को लेकर के है, इसको कहने मुझे कोई भय नहीं है कि सरकार नाराज हो जाए, उसकी नाराजगी की परवाह नहीं करता। जायज मांगों को लेकर के है। अगर बच्चों कभी नाजायज मांग होती या तरीका नाजायज होता तो हम भी कहते अपने भाइयों बहनों को कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा ये कर लो। ये संविधान में बाबा साहब को मानते हैं, ये बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए ही लड़ते हैं। और बाबा साहब ने कहा था अपना हक तो मांगना ही पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए लड़ रहे हैं। सावी, बधाई के साथ ये जो कानूनी जीत आपकी हुई है, सब आ गए, अदिति से लेके पूरी टीम आपकी बाहर आ गई। ये कैसे आपको कानूनी लड़ाई, क्योंकि आज के दौर में थोड़ा न्यायिक जीत भी बड़ी जीत है, हो सकता है आपको ना लगे, हम रोज देखते हैं आजकल न्यायिक जीत भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। कैसे बिल्कुल, जीत? सबसे पहले तो शुक्रिया आशीष जी, और आपको भी बधाई। आपने जैसे शुरू में बताया कि मेरी भूमिका, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि जैसे ही मेरी कानूनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से खत्म हुई, मुझे मौका मिला कि हाँ, मेरे साथियों ने जब बताया और जब एज़ अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट जब आप इस पूरे मूवमेंट यूजीसी आंदोलन से जुड़े हुए हो और जब आपको मौका मिलता है कि ये लड़ाई अब सड़कों से ऊपर उठकर अब हमें कोर्ट रूम्स में लड़नी है, तो मुझे मौका दिया गया मेरे संगठन द्वारा कि इस कानूनी लड़ाई में मैं शामिल हूँ। तो जैसे ही ये लड़ाई हमारी शुरू हुई, 26 तारीख को हमारे साथियों को जेएनयू से डिटेन कर लिया जाता है। उसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर्स हैं, जो सिर्फ कॉमन स्टूडेंट हैं जो जुड़े हैं क्योंकि
वो नहीं चाहते कि उनकी वीसी एक ऐसी महिला हो जो सरेआम कास्टिज्म फैला रही है, जो सरेआम बोल रही है कि दलितों की तो मानसिकता विक्टिमहुड वाली हो गई है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स उसमें शामिल होते हैं। जब शामिल हुए तो हम देखते हैं कि पुलिस इतनी बर्बरता से डिटेन कर लेती है, वो मानती नहीं कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये तो कोई क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं। मार मार कर सिविल ड्रेस में वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे और वो स्टूडेंट्स को मारते हैं, और बैज नहीं होता है उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, जो कि एकदम इलीगल एक्ट है। और तब उनको डिटेन कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे सुबह तक हमें खबर मिलती है कि हमारे 14 साथियों को तो सीधे तौर पर अरेस्ट कर लिया है। और 27 तारीख से आशीष जी ये कानूनी लड़ाई हमारी शुरू होती है, जब उनको पटियाला हाउस कोर्ट में प्रेजेंट करा जाता है। तब हम देखते हैं कि जब केस हमारा चल रहा है, जब वहां पर मैजिस्ट्रेट हमारा केस सुन रहे हैं, तो ऐसी धाराएं पुलिस बता रही है जो कि खुले तौर पर ऐसी धाराएं हैं जो बहुत, हम कहेंगे, आम धाराएं हैं, जिन पर जिसको भी थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज है वो यही जानेंगे कि इन धाराओं पे कभी भी अरेस्ट तो एकदम से नहीं होता है, बिना नोटिस के अरेस्ट नहीं होता है इन धाराओं पे। सभी 5 साल से कम की सजा वाली धाराएं हैं। सभी ऐसी धाराएं हैं जो हम देखते हैं आजकल तो पॉलिटिकल क्लाइमेट ये हो गया कि ये धाराएं यूं ही लगा दी जाती हैं। पुलिस मार रही है स्टूडेंट्स को, धारा लगा दी गई है कि स्टूडेंट्स पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स पुलिस कर्मियों को उनका काम करने से रोक रहे हैं। क्या काम करने से रोक रहे हैं? वीडियो में साफ आया, पुलिस बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो तोड़ दे रही है, तो क्या स्टूडेंट्स नहीं रोकेंगे उनको ये करने से? तो जब ये केस आता है मैजिस्ट्रेट के पास, तो हम देखते हैं मैजिस्ट्रेट ये केस सुनते हैं और मेरिट पर हमें बेल मिलती है। पहले ही दिन बेल मिलती है। मैजिस्ट्रेट सर बोलते हैं कि मेरिट माने, अगर हम कानूनी भाषा में मेरिट बोलते हैं कि हाँ, ये जो पूरा केस है इसको अगर हम कानूनी भाषा में समझे, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो, जो जस्टिफाई कर रहा हो अरेस्ट को। तो कोई जरूरत नहीं है इनको जेल भेजने की, मैजिस्ट्रेट सर नोट करते हैं, ऑर्डर में आता है। लेकिन इस केस की पिक्यूलियरिटी हम देखें, ये केस इतना पेचीदा है और हम सब जानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसा है, पूरा राजनीतिक एजेंडा है, उसके तहत पहली बार ऐसा होता है कि बेल तो दे दी जाती है लेकिन उसके साथ साथ 14 दिनों की जेल भी दे दी जाती है, ये कहकर कि देखिए ये सभी स्टूडेंट्स हैं लेकिन इनका हम परमानेंट एड्रेस वेरीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स है, कोई हार्डेंड क्रिमिनल नहीं है कि भाग जाएंगे दिल्ली छोड़कर, यहीं उनको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है, यहीं पीएचडी कंप्लीट करनी है। लेकिन हमारे मैजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि नहीं, इनको तिहाड़ भेज दीजिए। कोई पटना रहता है, कोई बेंगलोर, यहाँ दिल्ली से पुलिसकर्मी जाएंगे, कितने दिन लग जाए, वहां जाकर इनका एड्रेस वेरीफाई होगा। और उसी बीच में हमारे कोर्ट की छुट्टियां हैं, होली ब्रेक है, छुट्टियां आ जाती हैं, सीधा 5 तारीख को कोर्ट रूम खुलेगा और वो ये जजमेंट सुनाकर बेल दे देते हैं। तो हम देखते हैं न्यूज में, मीडिया में चल चुका है कि JNU 14 को तो बेल मिल चुकी है, लेकिन असल में तो उनको जेल भेजा जा रहा था। और ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स नेहा और दानिश, उनके पैर में प्लास्टर था, यही दिल्ली पुलिस की कर्मों की वजह से उनको प्लास्टर चढ़ा दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया प्लास्टर के साथ। हमारे साथियों को, किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है, चश्मे नहीं है, चश्मा ना होने की वजह से सर में दर्द हो रहा है, ये सब ब्रूटली मारा गया है और उनको फिर जेल भेज दिया गया, लेकिन बोल रहे हैं बेल भी दे दी है। तो ये ऐसा ऑर्डर था जो कोई भी थोड़ा लीगल नॉलेज रखता है तो पढ़ेगा तो लगेगा ये कैसा ऑर्डर है, ये तो नहीं होता है आमतौर पर, बेल बट जेल, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। तब से हमारी जो लीगल बैटल है वो और इंटेंसिफाई होती है और हमारी लीगल टीम बहुत मेहनत करती है, जुट जाती है कि हमारे साथियों को तो हमें जल्द से जल्द रिहा करना है। ये लॉन्ग इनकार्सरेशन बहुत अनजस्ट है, बिल्कुल ये जस्टिस के परे है ये लॉन्ग इनकार्सरेशन। और फिर कई ऐसे वकील इस बैटल में जुड़ते हैं जो मानते हैं कि जस्टिस ये स्टूडेंट्स को दिलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपील करते हैं, एक दिन उसमें जाता है, अगले दिन फिर छुट्टी है, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और वहां पर जो हमें ऑर्डर मिलता है वो बहुत सराहनीय है। अगर हम उस ऑर्डर को भी पढ़ें तो उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, ये बहुत जरूरी है कि ये बेल के बाद इन स्टूडेंट्स की रिहाई जल्द से जल्द हो, सभी स्टूडेंट्स की रिहाई जल्द से जल्द हो। उस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा है कि जो पुराना ऑर्डर था
उसकी जो कंडीशन है परमानेंट एड्रेस वेरीफाई करने की, वो तो बाद में भी हो सकती है। आप रिहा तो करिए, एड्रेस तो हाँ, वेरीफाई होता रहेगा साथ-साथ। तो ये ऑर्डर भी तो एक मैजिस्ट्रेट ने दिया, जो कि लिखे पढ़े हैं, जो मेरिट पर आए हैं, राइट? लेकिन उसी के बरक्स हम देखते हैं कैसे मैजिस्ट्रेट है जिन्होंने बोला बेल दे देते हैं, लेकिन जेल भी दे देते हैं। तो कानूनी लड़ाई आज की डेट में इतनी मुश्किल हो चुकी है कि मैजिस्ट्रेट टू मैजिस्ट्रेट, जज टू जज एकदम उल्टे ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं, और जनता को तो यही लगेगा कि जज ने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा, आजकल बेसिकली न्यायिक मामलों पर लोग सवाल नहीं करते, जिरह नहीं करते, बहस नहीं करते, जबकि चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये कंटेम्प्ट वाला जो एक बना हुआ है ना लोगों में खौफ, कंटेम्प्ट, अरे कुछ भी होगा कैसे हम मान लेंगे। मैं तो कतई मैं इस मामले में ठीक है भाई, जेल डाल दोगे, सब आजकल जेल ही डाला जा रहा है तो डाल दोगे, कोई बात नहीं। लेकिन डाला जा उसके रहा है, आगे और अगर जी, जी, जी। मैं उसके आगे एक सवाल और ऐड कर दूं। सब आ गए, पूरी टीम आ गई आपकी, तो लड्डू मिठाई बटा, या ये जो शांति श्री, नाम तो शांति श्री है लेकिन पूरे जेएनयू में अशांति फैला दिया है, ये अभी इनको हटवा के ही लड्डू बटेगा? क्या है प्लान आगे की रणनीति? देखिए, साथी जब रिहा हुए तो तिहाड़ के बाहर के फोटोज वीडियोस आपने भी देखे होंगे। इतने हाँ, सारे स्टूडेंट्स आए बाहर और अपने साथियों को वेलकम करा, तो वो एक एक खुशी का माहौल था। एक उत्सव की तरह ही मनाया गया कि हाँ, जेल के ताले टूट गए, सारे साथी हमारे छूट गए और लड्डू खाए गए, मनाया गया जश्न। और सिर्फ जश्न नहीं, वो एक, सभी कह रहे हैं कि वो एक आगाज है कि अभी जो लड़ाई है यूजीसी आंदोलन की, ये संघी और कास्टिस्ट वीसी के खिलाफ, वो तो अभी और मजबूत होगी, वो तो अभी और तेज होगी। क्योंकि देखिए, हम नहीं चाहते कि एक ऐसा वीसी जिसके सच में ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं घूसखोरी की, जिसके हमारे सामने है वर्ड्स, जो कास्टिज्म कर रहे हैं, उनके पुराने, उनके ऊपर कमिटीज बैठ रखी हैं, उन्होंने घूसखोरी करी है सरेआम, और वो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की वीसी बनी हुई है। और वीसी बनने के बाद हम देख रहे हैं कि वो ऐसे रिमार्क्स पास कर रही हैं। देखिए सर, जेएनयू की हिस्ट्री में पहली बार चारों के चारों ऑफिस बियरर्स को रस्टिकेट कर दिया गया है 2 सेमेस्टर के लिए। उनको आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया गया है। और ये सब ऐसे हो रहा है कि बहुत नॉर्मल है यूनिवर्सिटी में होना। जेएनयू में स्टूडेंट्स की फीस 100 से 200 रुपया होती है, और अब एक ड्रैकोनियन मैनुअल है, उसके चलते 20-20, 30-30 हजार उन पे फाइन यूं ही थोप दिया जाता है। ये है जेएनयू की रियलिटी। जेएनयू में अब शाखाएं लग रही हैं, डीयू में तो कई सालों से लग रही हैं, जेएनयू में अब लगनी शुरू हो गई हैं। जेएनयू में शाखाएं लग रही हैं, हम सब जानते हैं वहाँ पे प्रोफेसर्स की भर्ती कैसे होती है आज की डेट में। आप थोड़े टाइम शाखा चले जाइए, आपके बीजेपी आरएसएस में कॉन्टैक्ट्स हैं, आप जेएनयू में भर्ती हो जाएंगे। जेएनयू में एबीवीपी कुछ भी करे सब माफ है, लेकिन लेफ्ट के ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये सब तो स्टूडेंट्स को नामंजूर है। 26 तारीख को हजारों स्टूडेंट्स बाहर आए, और अब तो और ज्यादा मजबूत होगी लड़ाई, क्योंकि नामंजूर है तो बिल्कुल वीसी को बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी आगे क्या प्रोटेस्ट आप लोग करोगे, क्या है? मैं तो चाहता हूं खुल के आए, क्योंकि लड़ाई तो खुल के है। कुछ अगर हिडन रणनीति है तो मत बताइए, लेकिन अगर बाकी आगे प्रोटेस्ट है, क्या है, अगर आप लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है तो बिल्कुल बताइए, कम से कम देश भर के छात्रों को पता चले कि ये संघ की शाखाओं में अगर बदल दिया जाएगा तो आगे आगे सिर्फ कांवड़ उठाने वाले निकलेंगे विश्वविद्यालयों से, मिसाइल उड़ाने वाले नहीं निकलेंगे इन विश्वविद्यालयों से फिर। बिल्कुल। और इसी से मुझे याद आता है, अदिति जो जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने भाषण में भी कुछ दिनों पहले बोला था कि जेएनयू अगर आवाज नहीं उठाएगा तो गलगोटियास जैसी यूनिवर्सिटीज बनेंगी। और हाँ, हम देख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि देश की सारी जो भी नामचीन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब गलगोटिया जैसी ही बनने वाली हैं। भविष्य यही है, अगर हम जैसे स्टूडेंट्स और जेएनयू या डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं बचेंगी तो गलगोटियाज ही बनेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो एक वक्त पर ऐसे प्रोफेसर्स हुआ करते थे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जिनको हाँ, विदेश की यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए, अब शिक्षा का स्टैंडर्ड बचा ही नहीं है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से 6-7 साल पढ़ी हूँ, और मैंने देखा है शिक्षा की गिरावट अपनी आंखों के सामने। और हम देखते हैं आजकल तो डिग्री ना हो तो भी आप
परमानेंट फैकल्टी बन सकते हैं। पीएचडी एडमिशंस आपके ऐसे ही हो रहे हैं। तो आगे की रणनीति जब आप आशीष जी पूछ रहे हैं, तो देखिए सांगठनिक तौर पर और जो फोरम फॉर इक्विटी बना हुआ है, उसकी जो प्लानिंग है कि हाँ आगे अभी 19 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, लेकिन कोर्ट की जैसी हालत है, जैसे वो पब्लिक प्रेशर में आकर जजमेंट्स दे रहा है, हम कोई ठोस उम्मीद कोर्ट से आज की डेट में नहीं लगा सकते। हमारी यही रणनीति है कि 19 तारीख तक देश के कोने कोने में एक एक स्टूडेंट, और अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं बची है, इस आंदोलन में हम देख रहे हैं वर्कर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, आम नागरिक, जो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो सब इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। तो जब तक एक एक व्यक्ति तक देश के ये आंदोलन नहीं पहुंचता, हम इंटेंसिफाई करने वाले हैं मूवमेंट। दिल्ली में चाहे जेएनयू हो, जामिया हो, डीयू हो, हमारी रणनीति यही है। चाहे डीयू में आप देख लीजिए, 1 महीने का बैन लगा दिया गया है प्रोटेस्ट पे। ये इतना ऐसा लग रहा है कोई फांसीवादी, ये दौर तो चल ही रहा है, हिटलर शाही है, 1 महीने का बैन लगा दिया है क्योंकि अब आप चलाइए आंदोलन, कैसे चलाना है। तो हमारी रणनीति यही है, चाहे बैन लगा दें, चाहे रेस्ट्रिकेट कर दें, चाहे आउट ऑफ बाउंड्स कर दें। हम यहाँ बैन लगाए, हम स्टूडेंट्स के रेजिडेंशियल एरियाज में जाएंगे, हम और 10 लोगों से 1-on-1 बात करेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को आगे लेकर जाने वाले हैं। जेएनयू में तो रोज मार्च निकल रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जगहों पर भी हो रहा है। रणनीति यही है, 19 मार्च के आते आते हम पब्लिक प्रेशर और बढ़ाने वाले हैं, और ये लड़ाई तो अब और मजबूत होगी क्योंकि हमारे साथी रिलीज हुए हैं। जब ऐसे लीडर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी यूनिवर्सिटी के जेल से बाहर आते हैं, तो सिर्फ वो एक व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आया है, उसको देखने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स उससे प्रेरणा ले रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। तिहाड़ के बाहर हो, जेएनयू में हो, डीयू में हो, या देश भर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स से, तो उनके अंदर एक अलग जज्बा है कि ये लोग तो जेल होकर आ गए, हम तो बाहर हैं, कोई बात नहीं, वो और 1 महीना चाहे जेल में रह ले, हम उनके हिस्से की लड़ाई भी लड़ेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे साथी 2 दिन में आ गए, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो अगले 1 महीने भी रहते तो भी ये आंदोलन हम उनके हिस्से का भी लड़ते और उनसे प्रेरणा लेते लेते लड़ते और ज्यादा। नहीं साहबी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश के सभी लोगों के सोचने वाली है, जो अभी आपने कहा। वाकई फैकल्टी कैसे आ रहे हैं, प्रोफेसर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, मैं तो बड़े करीब से इस पूरे सिस्टम को देखा हूं। मैं वीसी कैसे कहाँ कहाँ के, मैं एक लाइन से बताना शुरू करूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर पूर्णिया और भागलपुर विश्वविद्यालय तक कहाँ कैसे बनाए गए और कैसे बनाए जा रहे हैं, बहुत करीब से देखा है। और बड़ी बात यह है कि जो फैकल्टी बनाए जा रहे हैं ना, पहले प्रोफेसर को विदेश की यूनिवर्सिटी, विदेश में बुलाया जाता था लेक्चर के लिए। आज इनको अगर मुझसे कहा जाए कि इनसे ट्यूशन अपने बच्चे पढ़वा लो, तो मैं अपने बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं रखूंगा। इनकी स्थिति ये है। ये आएंगे तो उसका भी ब्रेन वॉश करके उसको भी हार्डलाइनर बना देंगे सब। खैर, इसमें एक और मैं समझना चाहता हूँ, आप लोग प्रोटेस्ट का रास्ता है डेमोक्रेटिक वे में और कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस बात को बार-बार मजबूती से कहता हूँ, बिना सावी से पूछे, और सावी से भी पूछ लूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बच्चे हिंसक जो है आंदोलन कर दिए, इन्होंने ऐसा किया। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ और अपने तरफ से दावा करता हूँ, क्योंकि बहुत करीब से मैं इस बात को जानता हूँ, खासकर जो ये आइसा या जो भी लेफ्ट विंग के धड़े हैं, ये विशुद्ध अम्बेडकरवादी हैं। ये बाबा साहब को बहुत मानते हैं। बाबा साहब के प्रति इनकी बहुत मतलब अगाध श्रद्धा है। उस दिन भी इनके हाथ में कौन थे प्रोटेस्ट में? बाबा साहब थे, जिनकी तस्वीरें टूटी, फ्रेम टूटे। तो बाबा साहब का फॉलोअर कभी भी लोकतंत्र और संविधान के दायरे से बाहर जाके प्रोटेस्ट नहीं करता है। उसको तो बाबा साहब ने इतने अधिकार ऑलरेडी दिए हैं कि उसके उसके दायरे में रह करके अपने हक को ले सकता है। तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं, जब तक कोई एविडेंस, ये जुबानी जो है, दिल्ली पुलिस या किसी पुलिस का आजकल जुबानी जमा खर्च हम लोग खूब देख रहे हैं, वर्बल डायरिया, इसको आप प्रूफ कीजिए ना कि उन्होंने हिंसा किया था। मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, आपका आंदोलन जैसे चल रहा है, जिस फ्रेम में चल रहा है, उसके साथ क्या एक काम और नहीं कर सकते आप लोग, या उसके बारे में नहीं सोचते हो कि एक पैरेलल जो है, समानांतर एक न्यायिक लड़ाई,
ठीक है, हमें रहना तो संविधान के ही दायरे में है। व्यक्ति, संविधान नहीं बुरा है, व्यक्ति बुरे होते हैं उस दौर में जब संविधान को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने लगते हैं। क्या एक समानांतर न्यायिक लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए आप लोगों को? खासकर जब इतने एविडेंस हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं, हमें भी पता है। जब वीसी का बयान है, जो बयान वीसी ने आपके जेएनयू में दिया है, अगर किसी भी डेमोक्रेसी में जहां जीवंत लोकतंत्र होता, वहां पर इसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में एफआईआर होती, मुकदमा होता, इस पर मुकदमा होता। इसमें नस्लीय टिप्पणी, मतलब रंग भेद से लेके जातीय जो है उस तक, भेदभाव तक, सारे मामले इस पर होते। क्या इन्हीं सब चीजों को लेकर के आप, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा देश देख रहा है ना, कम से कम हर चीज जानी चाहिए समानांतर। क्या एक न्यायिक लड़ाई नहीं कि एक बाकायदे बढ़िया पिटीशन बना करके और नीचे से ऊपर तक लड़ाई शुरू करें? देखिए आशीष जी, हाँ, तो पहली बात तो जो आप बोल रहे हैं कि एक ये नैरेटिव बहुत चलाया जा रहा है, और आज की लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि किसी साथी ने बोला था, इसको ऐसे इमेजिन करिए मंडल बट विद सोशल मीडिया, कि अब हम आंदोलन के बीच में है लेकिन हमारे बीच में सोशल मीडिया का दौर भी है। अब हम देखते हैं एबीवीपी वायलेंस कर रहा है लेकिन एबीवीपी वीडियो भी चला दे रहा है कि लेफ्ट वालों ने हमें मारा पीटा। एबीवीपी अपने आप को मार लेता है, वीडियो चला देता है, लेफ्ट वालों ने हमें मारा पीटा। एआई का दौर आ गया है, एआई जनरेटेड वीडियोस इतनी बन रही हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हम सबको पता है रुचि तिवारी वाला जो केस होता है, उसमें इतना सोशल मीडिया का फायदा उठाया जा रहा है। अभी वो केस चल रहा है, मैं खुद उसमें एकदम सेंट्रल रोल में थी, और उसमें हमें बार बार पुलिस एआई जनरेटेड फोटोज दिखा दिखा के एविडेंस मांग रही है। तो देखिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि लेफ्ट के लोग तो मारपीट करते हैं और ये सब चीजें, लेकिन जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब हमारे पास हमारा संविधान है, जब हमारे पास बाबा साहेब अम्बेडकर की दी हुई सारी प्रिंसिपल्स हैं, सारी वो शिक्षाएं हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम वॉयलेंस अपना पहला स्टेप रखें। लेकिन जब आप हमें वो राइट्स ही नहीं दे रहे हैं, हम चाहते हैं हम पीसफुल मार्च निकालें, हम चाहते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप वो नहीं करने दे रहे हैं। ये तो हमारा संवैधानिक हक है ना। यही वो जेएनयू है 2014 से पहले सेम मार्च जेएनयू गेट से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक बहुत आराम से निकाली जाती थी, कोई पुलिस के लाठी डंडे नहीं पड़ते थे। इस बार ऐसा क्या अलग हुआ कि पुलिस को इतनी बर्बरता दिखानी पड़ी? पुलिस ने मार्च होने ही नहीं दी, 3 लेयर्स बैरिकेड की लगा दी, और फिर खुद मारपीट कर रही है, खुद अम्बेडकर की फोटो तोड़ रही है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को मार रही है, 2-2 स्टूडेंट्स को फ्रैक्चर दे दिया। तो देखिए हमें साफ पता है कि वायलेंस कौन कर रहा है। तो ये जो नैरेटिव है सोशल मीडिया के द्वारा भी जो चलाया जा रहा है, ये फैक्ट्स के तौर पर हम बहुत आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं, तभी हमें बेल भी मिली, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है मारपीट करने की, वरना बेल ऑन मेरिट्स नहीं मिलती। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या हम इसको कानूनी लड़ाई के तौर से देखें और एक बढ़िया पिटीशन ड्राफ्ट करें वीसी के खिलाफ। देखिए बिल्कुल जो भी हमें बहुत कॉमन स्टूडेंट्स भी मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, बड़े सारे इश्यूज हैं, हम कैंपेन करने भी जाते हैं तो बोलते हैं देखिए कुछ नहीं होने वाला हमारे आंदोलन से, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो ये आइडिया कोर्ट में जाने का बहुत एक्साइटिंग लगता है, बहुत होपफुल लगता है, और स्पेशली जब ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि हाँ साथियों की रिहाई 2 दिन में हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कराई है, जो छुट्टी वाले दिन बैठता है, तो वो उम्मीद और जगती है कि हाँ न्यायालय में अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है। लेकिन लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहूंगी, वही न्यायालय है आशीष जी जहां पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखें 2019 से लेकर अभी तक 75% जजेस जो बने हैं वो अपर कास्ट बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉम्पोजिशन जो हम देखते हैं जजेस का, मतलब 12 से 15% आबादी वाले जो अपर कास्ट लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो 70% से ऊपर वही जजेस हैं। तो देखिए ये वही चीफ जस्टिस हैं हमारे, जो कि बोलते हैं कि मिसयूज हो सकता है यूजीसी गाइडलाइंस का। उन्होंने बोला, देखिए ये लोग बोलते हैं मिसयूज, और वही जो घटनाएं हैं वो किसी की लिव्ड रियलिटी है, और आप आपकी हिम्मत पड़ जा रही है, आप बोल रहे हैं मिसयूज होगा इसका।
उन्होंने बोला अभी ट्रेड यूनियन पे एक उनका बयान आया है कि ट्रेड यूनियंस तो देखिए बहुत खराब हैं और एंटी वर्कर हैं, ये एंटी कास्ट, एंटी मतलब जो कास्टिस्ट बयान भी दे रहे हैं, बहुत क्लासिस्ट भी बयान दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर का हम केस देख लें, एक कोर्ट कुछ कह रहा है, पब्लिक प्रेशर बना, एक कोर्ट ने कुछ कह दिया। यूजीसी का देख लें, 50 लोग वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हो गए, केवल 50, उससे एक व्यक्ति ज्यादा नहीं होगा, कोर्ट को प्रेशर बना, सेम बेंच जिसने बोला यूजीसी गाइडलाइंस आए, उसी बेंच ने बोल दिया कि अभी इसको रोक लगाते हैं थोड़ा। तो न्यायालय हमारा कोई एक चैनल नहीं है कि वहां जाएगा तो कुछ बढ़िया रिजल्ट ही आएगा। हम 100% आज की डेट में न्यायालयों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लीगली साउंड जजमेंट्स दें, पब्लिक प्रेशर में भी आ रहे हैं। तो देखिए, जब तक हम एक आंदोलन स्टूडेंट्स में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक एक एक स्टूडेंट की चेतना नहीं जगेगी, जब तक हम उस लेवल का कॉन्शियसनेस नहीं रेज करेंगे और पब्लिक प्रेशर नहीं लाएंगे, तब तक कोर्ट में जाने का भी इतना फायदा नहीं है। तो बिल्कुल आज की डेट में तो ऐसा हो गया कि हम अपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लें, तो जब तक ये नहीं होगा, हाँ बिल्कुल एक कानूनी रास्ता भी बहुत बढ़िया और एक बहुत जरूरी रास्ता है, जो हमारे राइट्स हैं कि हम जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, तो बिल्कुल करा ही जाना चाहिए। और अभी तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि जो पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखाई है प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो तोड़ी है, स्टूडेंट्स को मारा पीटा है सिविल ड्रेस में, और सब वीडियो एविडेंस है, तो उनपे भी केस बहुत जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, कई बार हमें पता होता है कि क्या नतीजा आएगा, लेकिन उसके बावजूद हम करते हैं, क्योंकि देश में आप, इसलिए मैंने कहा, आप जिस इकोसिस्टम में हो, देखो आप जेएनयू में जो बच्चा आता है, वो, मुझे मतलब ये जो मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जेएनयू में जो बच्चा आता है उसकी सिंसियरिटी पे मुझे नहीं डाउट होता है। वो अवेयर होता है देश के, वो अपने फ्यूचर से भी अवेयर होता है और देश के फ्यूचर से भी अवेयर होता है। ये परसेंटेज देश में अगर मैं पॉइंट में बताना शुरू करूं तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे मैं गिन नहीं पाऊंगा। 143 करोड़ के देश में वो संख्या इतनी छोटी है, 0.00001%। बाकी देश सनातन बचाने में लगा हुआ है, बाकी देश के पास कोई काम नहीं, सनातन बचाने में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि क्या आलोचना करनी है, किसकी तारीफ करनी है। इस देश में खामनेई की मौत पर इस देश में लड्डू भी बांट दिया लोगों ने। उनको ये भी इतिहास नहीं पता है कि ईरान के साथ हमारे संबंध कितने पुराने हैं, कैसे। ऐसे में आप जो मास होता है ना, जन आंदोलन, वो खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप लोग तो विद्यार्थी जेएनयू के रहे हो, मैं तो भारत के जो सब कॉन्टिनेंट को कहता हूँ, इस सब कॉन्टिनेंट में कभी भी आमूल चूल परिवर्तन वाली क्रांति मुमकिन नहीं है, जबकि दुनिया के हर बड़े भूभाग में हुआ है, चाहे रूस में हो, चाहे चीन में हो, चाहे अमेरिका में, हर जगह क्रांति हुई है। ये हमारा बड़ी लचीली सोसाइटी है जिसमें अशिक्षा घनघोर है, रूढ़िवाद और अंधविश्वास ये घनघोर है, प्रचंड है। तो ऐसे में सिर्फ जेएनयू में या बीएचयू में या डीयू में या इलाहाबाद में जो जागरूक छात्र हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 छात्र, वो जन आंदोलन, वो छात्र आंदोलन ठीक है। अगर उसके साथ साथ हम सिस्टम को भी एक्सपोज करते चले, और सिस्टम में सब कुछ है, सिस्टम में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी, तो हो सकता है जिनको सुबह दोपहर शाम खुराक दिया जाता है आज की तारीख में कि वो होश में ना आने पाए, उनमें से कुछ को होश आ जाए कि यार बच्चे तो सही कह रहे हैं, ये तो हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो कोई देश के विरोधी तो है नहीं कि पाकिस्तान के बच्चे आए हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये कर, तो हो सकता है ये। इसलिए मैं चाहता हूं कि आंदोलन, लड़ाइयां कई रास्तों से लड़ी जाए, कई रास्तों से, सभी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जन आंदोलन अगर खड़ा करना है तो जन आंदोलन की पीपल्स मूवमेंट में स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। और जब तक हर एक पार्ट अपनी अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, तब तक हम एक जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं, जब से यूजीसी का ये जब मामला शुरू हुआ है, शुरू में हम
अलग-अलग विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट देखते हैं, इसका हो रहा है। लेकिन उसी के साथ-साथ हम ये भी देखते हैं आशीष जी कि अब कई ऐसे गाँव हैं, बहुत सारे यूपी में, बिहार में, जहाँ पर बूढ़े लोग, जहाँ पर ऐसे लोग खुद से रैली निकाल रहे हैं यूजी किसी के समर्थन में। तो ये आंदोलन तो गति पकड़ रहा है, क्योंकि हम देखें, हमने तो कैंपेनिंग करी है, इतने वक़्त से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं क्लास टू क्लास जाकर। हर एक स्टूडेंट का इस पे ओपिनियन है, डिवाइडेड ओपिनियन है, या तो वो समर्थन में है या वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, स्पेशली हमारी जो समाज है उसमें जाति का जो मुद्दा है, उस पर तो सब, चाहे वो पॉलिटिक्स उनकी कुछ भी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, जाति का मुद्दा आते ही वो अपनी पॉलिटिक्स पे भूल जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी उनके सामने होती है, जो कि हमने देखा बीते कुछ दिनों में। तो इस मुद्दे पर ओपिनियन सबका डिवाइडेड है। अब हमारा जो एक फोकस है वो यही है कि जो प्रो यूजीसी हैं, जिनको पता है कि हाँ, जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, सबसे पहले उनको साथ लाना। हम देख रहे हैं इसी बीच में, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार में हमारा आंदोलन मजबूत हुआ हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बीच इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं हो गई जिसके चलते 1 महीने का बैन लगा दिया गया, उससे भी पूरे दिल्ली भर में तो एटलीस्ट ये बात पहुंची है कि हाँ, यूजीसी का मुद्दा बहुत जरूरी है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए और ओवरऑल सोशल जस्टिस के लिए। जेएनयू का जो मुद्दा आया, घर घर बात जरूर हो रही है, ऑल्दो नेशनल मीडिया इतना नहीं दिखा रहा है। यही वो मौके हैं जब आप सही कह रहे हैं, हम खोल सकते हैं वो नकाम जो लोग ओढ़ के बैठे हुए हैं। हम क्यों देख रहे हैं नेशनल पार्टीज चुप है यूजीसी के मुद्दे पर, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, समाजवादी पार्टी हमने देख लिया, बसपा ने क्या कर दिया पूरे यूजीसी के मुद्दे पर। तो ये भी वही संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, पार्टीज हैं जो वैसे तो कहते हैं हम सोशल जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जब आज की डेट में सोशल जस्टिस का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है तो आप चुप क्यों हैं? और इन्हीं के सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लोग हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं लेकिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। तो ये सब इसी आंदोलन से हमें मिल रहा है। और अच्छा, एक बिल्कुल अब हाँ, फाइनल फाइनल सवाल। अभी जब यूजीसी प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट देश भर के कई हिस्सों में हुआ, मीडिया कवरेज तो आप भूल जाइए, उसको मिलना ही नहीं था, वो पहले से हमें पता था नहीं मिलना था। हमने तो उस पे कम से कम 10 शो कर डाले, अलग अलग जगहों से विजुअल इकट्ठा करके, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जहां जहां भी हो। आप 19 से पहले फिर खाली जेएनयू नहीं है, मैं जेएनयू के बाहर, आखिरी सवाल जेएनयू नहीं, पूरा मैं ओवरऑल करना चाह रहा हूँ कि 19 से पहले एक बड़े आंदोलन की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं, उसमें वीसी का एक किरदार तो है ही जेएनयू के लिए। क्या कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जैसी कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं, या ऐसे ही फुटकर में होगा? देखिए, फुटकर वाला जो होता है ना आंदोलन, फुटकर में हो गया, चलो भागलपुर में हो गया, दरभंगा में हो गया, यहाँ हो गया, या कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होगा जो जो सामाजिक विमर्श के हिस्सा हैं, स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग हिस्सों में, जो जो जन जागरूकता ला रहे हैं, लोग खड़ा कर रहे हैं, मुद्दों को समझा रहे हैं, क्या कोई ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट आप लोगों का कि एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होगी ताकि देश भर में ऐलान हो? मैं इसके लिए और सवाल कर रहा हूँ, बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हुई उस वक्त भी, किसी ने कहा 7 तारीख को हम कॉल कर रहे हैं प्रोटेस्ट, किसी ने कहा हम 11 को कर रहे हैं, जब अभी हाल में हुआ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी ने कुछ कहा, दिल्ली में किसी ने कुछ कहा, पटना में किसी ने अलग डेट का ऐलान किया। कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन की, और बिना सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के आंदोलन ऐसे ही फुटकर रहेगा, और फुटकर और थोक का अंतर तो आपको पता है। तो कोई है ऐसा कॉन्सेप्ट? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। जब से यूजीसी आंदोलन शुरू हुआ, तब से एक बात तो हमें समझ आई कि अगर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन जैसा कुछ नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं। कोई किसी हाँ, संगठन से है, कोई आम स्टूडेंट है, कोई किसी की राजनीति कुछ और है, लेकिन वो मानता कुछ और है, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर साथ है। यूजीसी के मुद्दे पर सपोर्ट दिखा रहे हैं, सोशल जस्टिस के लिए साथ हैं। तो तब समझ आया और ये रियलाइज़ सभी को है कि हाँ, जब तक सब साथ कंसोलिडेट होकर नहीं आएंगे, तब तक आंदोलन, हम बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कभी सीए में हुआ, या अभी ये सब आंदोलन। तो उसके लिए एक तो देखिए कमेटी है, नेशनल कमिटी फॉर नेशनल फोरम फॉर इक्विटी रेगुलेशंस।
ये एक फोरम बना हुआ है देश भर में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और हमारी कोशिश यही रही है, इस फोरम का पार्ट है जितेंद्र मीना प्रोफेसर हुए, अलग अलग संगठन, आइसा, एसएफआई, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, जेएनयू के, डीयू के, देश भर में, या फिर ऐसे संगठन जो अपना जो आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं, भले ही वो लेफ्ट ना हो, लेकिन हाँ, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि और भी ऐसे फोरम्स बने हैं जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन हुआ है लोगों में कि प्रोटेस्ट कब हो रहा है, तब है कि तब है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हो रही है। तो देखिए, ये अभी का चैलेंज है, और हमारी एक संगठन के तौर पर, और चाहे ये नेशनल फोरम फॉर इक्विटी रेगुलेशन है, हमारी कोशिश यही है कि ऐसे जितने भी अलग अलग फोरम्स हैं उनको भी साथ लाया जाए और एक कंसोलिडेटेड एफर्ट लगाया जाए। जितने भी थोड़े बहुत राजनीतिक डिफरेंसेस हैं उनको अभी वक्त है साइड में रखें, और जैसे कभी हमने हमने देखा इंडिया गठबंधन कैसे बना, क्योंकि हमें पता है एक फांसीवादी दौर में इतनी बड़ी एक, हम कहते हैं विलन है, इतना बड़ा हमारे पास खतरा है, तो सबको साथ आना होगा। जब इंडिया गठबंधन बन सकता है तो यूजीसी के लिए तो एक फोरम बिल्कुल बहुत जरूरत है। इस आंदोलन के लिए एक फोरम उसकी जरूरत है। अभी के लिए नेशनल फोरम फॉर इक्विटी रेगुलेशन मजबूती से चल रहा है, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करूंगी कि और भी फोरम्स बने हुए हैं, और हमारी कोशिश यही रही है, अभी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं कि इन सभी फोरम्स को साथ लाया जाए, और आई एम होपफुल, उम्मीद है कि सभी ये बात रियलाइज करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही बोलना चाहूंगी कि हम सभी रियलाइज करें कि अभी हम अपने डिफरेंसेस दूर रखें और यूजीसी के लिए सोचें और साथ आए एक फोरम में। बिल्कुल, ये आंदोलन अगर एक छतरी के नीचे आ जाए तो ये करोड़ों लोगों का आंदोलन हो सकता है, ये 85% का आंदोलन हो सकता है। तो आप सोच लीजिए, करोड़ों का आंदोलन। 19 से पहले बड़ी तैयारी है, 19 से पहले, क्योंकि 19 को जब फिर से, जब आजकल जन दबाव पर ही, जनता के प्रेशर पर और सरकार के प्रेशर पर जब फैसले और तबादले होने लगे हैं, तबादले भी, जज का तबादला कोलेजियम में लिखा है, अतुल श्रीधरन का तबादला सरकार के रिकमेंडेशन पे हो गया। तो जब ऐसा होने लगा है तो 19 से पहले आंदोलन का ऐलान भी है, तैयारी भी है, साबी ने बताया। हाँ, एक छतरी के नीचे रहेंगे तो हो सकता है ये आंदोलन फिर करोड़ों का आंदोलन हो जाए। सड़कों पर जरूरी नहीं है कि करोड़ करोड़ दिखे, सड़कों पर 2-4 लाख भी दिखते हैं तो भी आंदोलन करोड़ों का हो सकता है, क्योंकि उनके पीछे मानसिक रूप से कितना समर्थन है ये देश को समझ में आ जाता है, सिस्टम को समझ में आ जाता है। तो ये सब तय करने का हमारा काम है कि हम जो सच है, जो इस देश में बाबा साहेब और भगत सिंह सबने सपना देखा था वो भारत हमारा बने, उसके रास्ते में जो मन से, वचन से, कर्म से करना होगा बतौर पत्रकार वो हम कर रहे हैं। तो आप लोग सब अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए बेहतर, ये बात ज़रूरी है, एक छतरी के नीचे आना होगा। नहीं तो अपनी-अपनी ढपली लेके बजाते रहो और बाकी मोदी जी का डंका बजता रहेगा, तुम लोग ढपली बजाओ, डंका तो उधर बज ही रहा है गोदी मीडिया के सहारे। तो उससे अगर डंके उस ढोल को फाड़ना है तो आप सबको एक साथ आना पड़ेगा सच्चाई दिखाने, बताने के लिए। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सावी आपको, आपको साथी 14 जो सब बाहर आ गए, पूरी टीम जो ऑफिस बेरर हैं, सबको शुभकामना, बधाई। आप लोग साथ में एक ही निवेदन है कि हमेशा दिमाग के कोने में बाबा साहब की छवि रखिए। ये देश, इस देश के आप लोग तकदीर हो, भविष्य हो, तो उनको ध्यान में रखते हुए हाँ, हक की लड़ाई लड़िए, आखिर तक लड़िए, जीत पाने तक लड़िए। अड़िए और लड़िए और तब तक लड़िए जब तक जीत न मिल जाए। ये बिल्कुल खुल के करना है। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक। नमस्कार।